नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपने दोबारा स्टार्ट करेंगे टॉपिक को जियोग्राफी में। जो अपना टॉपिक चल रहा था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। पिछली वीडियो में अपने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे देशांतर और देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, देशांतर रेखाएं। पहले तो देखेंगे कि देशांतर क्या है। देशांतर तो जो अपने पढ़ा था अक्षांश, अक्षांश उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों के मध्य कोणीय दूरियों को क्या कहते थे? अक्षांश कहते थे। तो आज जो अपना उत्तर या अपने बोले कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को या कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्या लिखोगे? दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब अपने पढ़ेंगे कि पूरे गोलार्ध में देशांतर कितने होते हैं। यानी कि जो अपना गोलार्ध है, जैसे अपने अक्षांश पढ़े थे, कितने अक्षांश पढ़े थे? 179। ठीक है, आज अपने पढ़ेंगे कुल देशांतर कितने होते हैं। कुल देशांतर तो ध्यान रखना, देशांतर की संख्या 360 होती है, या 360 डिग्री क्या होते हैं? देशांतर होते हैं। 360 डिग्री देशांतर होते हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। अब अपने पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं के बारे में बोला जाता है कि जो रेखाएं अक्षांशों को काटती हैं उन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो रेखाएं अक्षांशों को काटती है उनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। नॉर्मल या उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसको जो मिलाने वाली रेखा है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं या देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा क्या थी? अक्षांश रेखा जो क्या थी? उत्तर से दक्षिण बीच में जो कोणीय दूरियां थी, कोणीय दूरियों को प्रदर्शित करने वाली रेखा को अपने अक्षांश रेखा कहते थे। और जो देशांतर रेखा है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं। ठीक है, मानचित्र पे या ग्लोब पे ये क्या है? भी काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, अब इसमें जो आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री या मध्य देशांतर या ग्रीनविच देशांतर या ब्रह्मांड देशांतर किसको कहते हैं और ये कहां पे स्थित है? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया। ठीक है, तो अब अपने पढ़ेंगे भी देशांतर रेखाएं है कितनी कुल और कैसे इनका विभाजन हुआ। सबसे पहले देखेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री को मध्यांतर भी कहते हैं या ऐसे ग्रीन विच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, या ऐसे ब्रह्मांड रेखा भी कहते हैं, या ऐसे
ब्रह्मांड रेखा भी कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब पूरे गोलार्ध में अपने जो अक्षांश रेखा खींची थी वो तो थी क्षैतिज रूप में। कैसी थी? क्षैतिज रूप में। और जो देशांतर रेखा होती है वो किस रूप में होती है? लंबवत रूप में होती है। वो कैसी होती है? लंबवत रूप में होती है। तो यहां पे इसका 0 डिग्री आधार था, उसी प्रकार से यहां पे देशांतर रेखा का 0 डिग्री आधार है। देशांतर रेखा का 0 डिग्री आधार है। और ये 0 डिग्री रेखा, इसका जो नाम पड़ा ग्रीनविच रेखा, ये लंदन के ग्रीनविच में इसका जो 0 डिग्री आधार माना गया। इसको लंदन में ग्रीनविच एक जगह है, वहां पे इसको 0 डिग्री आधार माना, तभी इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा कहते हैं। अब 0 डिग्री के पीछे ही 180 डिग्री स्थित होता, ध्यान रखना। 0 डिग्री के पीछे ही 180 डिग्री स्थित होता है। अब ये बात कईयों को समझ में नहीं आएगी, सर 0 डिग्री तो 0 डिग्री रहेगा, 180 डिग्री कैसे हो जाएगा? ठीक है, जब अपनी देशांतर के रूप से इसको 2 भागों में बांटेंगे पूरे गोलार्ध को, जैसे अपने अक्षांश में बांटा था इसको, अक्षांश में 0 डिग्री खींच दी है और इसको तो बोल दिया उत्तरी गोलार्ध और इसको बोल दिया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उसी प्रकार से देशांतर के रूप में भी इसको कितने भागों में बांटा जाएगा? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। और इसको नाम क्या दिया जाएगा? और इन 2 भागों को नाम क्या दिया जाएगा? एक को तो बोला जाएगा पूर्वी गोलार्ध और एक को बोला जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, एक को बोला जाएगा पूर्वी गोलार्ध और एक को बोला जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। मान लीजिए मार्कर पूरा अपना अर्थ है या ग्लोब है। ठीक है, अब इसके जो सामने वाला यहां से दर्शा रहा है, जो यहां से सामने वाला दर्शा रहा है, ये 180 डिग्री को दर्शाएगा। यानी कि यहां से लेके ये पूरी रेखाएं कितने को दर्शाएंगी? 180 को। 180 इसके क्या होगा? पीछे होगा। 180 क्या होगा? इसके पीछे। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 360। इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 360 देशांतर रेखाएं या 360 देशांतर डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूरे गोलार्ध में कितनी देशांतर रेखाएं, तो 360 है। कितनी है देशांतर रेखाएं? 360। किसके हिसाब से? डिग्री के हिसाब से। किसके हिसाब से? डिग्री के। मिनट के हिसाब से अलग होगी और सेकंड के हिसाब से भी क्या होगी? अलग अलग होगी। वो अपने निकालते हैं भी कैसे निकालें। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं। अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके मध्य में कितना अंतराल है, मध्य में कितना अंतराल है 0 डिग्री देशांतर और इसके बीच में कितना अंतराल है, तो ध्यान रखना है इनके बीच में 180 डिग्री का अंतराल है। 180 डिग्री का इनके बीच में अंतराल पाया जाता है। क्लियर है? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब अपनी बात करते हैं कि इनके मध्य दूरी कितनी होगी। 1 डिग्री देशांतर के मध्य दूरी कितनी होगी? 1 डिग्री देशांतर के मध्य दूरी। तो ये दूरी निकालने के लिए अपने को भूमध्य रेखा की दूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अपने अक्षांशों की दूरी निकाली थी उसी प्रकार से देशांतर की भी दूरी निकालेंगे। तो भूमध्य रेखा की जो दूरी थी अपने पास में 40,076 किलोमीटर थी। कितनी थी? 40,076 किलोमीटर दूरी थी। 40,076 किलोमीटर दूरी थी। ठीक है, अब अपने को निकालनी है पूरे गोलार्ध में, तो इनकी संख्या कितनी है? 360। जब इसको 360 से क्या करेंगे? भाग करेंगे तो अपने पास में आएगी 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। 111
10.32 किलोमीटर। एक मिनट रुको, ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर में कितनी दूरी आएगी? 111.32 किलोमीटर। अगर अपने में पूछे यानी कि 1 मिनट में कितनी आएगी, 1 मिनट का पूछेगा तो 1 मिनट में 1 डिग्री देशांतर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर। अगर अपने से पूछे 1 सेकंड में कितने होते हैं, 1 मिनट की बात हो रही है, 1 सेकंड में पूछे, ठीक है, तो 1.85 अपॉन 60, तो आंसर होगा अपना 0.030 या 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। अब ये तो इसकी दूरियां, अगर पूछे कि देशांतर में सर्वाधिक दूरी यानी कि 2 देशांतर के मध्य में सर्वाधिक दूरी कहां पे होगी, तो भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास में क्या होगी, सर्वाधिक दूरी होगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर अब अपने से ये पूछा जाए कि 1 सेकंड में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 1 मिनट में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 1 डिग्री में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, अगर ये क्वेश्चन अपने से पूछा है, ठीक है। तो अब अपने निकालेंगे कि 1 डिग्री में कितने होंगे और 1 मिनट में कितनी होगी। तो अपने सबसे पहले निकालेंगे 1 डिग्री पे, 1 डिग्री पे। तो अपने को पता है कि जो भूमध्य रेखा है उसकी जो लंबाई है अपने पास में वो 40,076 किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद में जो पूरा डिग्री है वो 360 है। कितने डिग्री है, 360 डिग्री है। तो 1 डिग्री की बात हो रही है तो 360 इंटू करेंगे। अब अपने को निकालने, संख्या निकाल दी, इंटू 60, 360 इंटू 60, तो जो अपना आंसर होगा वो 6 18 और 3 21, ठीक है। कितना अपने पास में संख्या आएगी, 21,600, कितनी संख्या आएगी, 21,600, 1 डिग्री अंतराल पे। अब अगर पूछा जाए यहीं से क्या क्वेश्चन बनेगा कि 1 सेकंड में कितनी आएगी, ये तो 1 डिग्री अंतराल में यानी कि 60 मिनट होते हैं, ये तो मिनट में आ गई। अगर पूछे सेकंड में कितनी होगी तो इनटू 60 से करेंगे डिवाइडेशन, भी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 6 21 छिके 126 और 3 29, इतना ही होगा आंसर, ठीक है। तो 12,96,000 कितना होगा, 12,96,000, ठीक है। ये इसकी 1 सेकंड में है, ध्यान रखना, 1 सेकंड में, ठीक है। ये 1 मिनट में है इसकी संख्या। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 डिग्री में कितने देशांतर होते हैं, तो नॉर्मल अपने को बोलना 360, एक गोलार्ध में, बस एक गोलार्ध में अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो 360 देशांतर होते हैं। और अक्षांश कितने होते हैं, 179, अक्षांश कितने होते हैं, 179 होते हैं, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने को ध्यान में रखना है। जो ज्यादा मेन था वो अपना अक्षांश ही था, जो सबसे मेन था वो अपना अक्षांश था, ठीक है, ध्यान रखना। अब अपने पास में देशांतर भी आ चुके हैं और अक्षांश भी आ गए। तो अब अपने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार नॉर्मल बता रहा हूं, ये टॉपिक तो विश्व जियोग्राफी का, लेकिन बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं एक बार। भारत का अक्षांशीय
व देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी अक्षांशों के मध्य। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट। अब ध्यान रखना पूर्वी देशांतर से, किस देशांतर से? पूर्वी देशांतर से, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। जो भारत की स्थिति है अक्षांश रेखाओं में वो पूर्व की ओर है। जो भारत की स्थिति है अक्षांश रेखाओं में और देशांतर रेखाओं में, अक्षांश में बात हो तो उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में बात हो तो पूर्वी देशांतर के रूप में। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है? पूर्वी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्वी। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार, कुल अक्षांशीय विस्तार तो अपने कितना बोलेंगे? 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितने? कुल देशांतरीय की बात हो तो कितना हो जाएगा देशांतरीय? इसमें से माइनस कर लो तो 29 डिग्री 8 मिनट। 29 डिग्री 8 मिनट भारत का क्या हो जाएगा? कुल देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, 29 डिग्री 8 मिनट और 29 डिग्री 2 मिनट ये भारत का कुल अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ध्यान रखना इसको डिग्री में और मिनट में घटाना है कि सीधा माइनस प्लस मत कर देना। डिग्री और मिनट में इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको, फिर जाके इसका आंसर आएगा। सीधा निकालोगे तो कुछ और ही निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना विशेष। अब दो देशांतर के मध्य जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? गौर कहते हैं। ध्यान रखना, दो देशांतर रेखाओं के मध्य में क्षेत्र को क्या कहते हैं? गौर। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो क्षेत्र होता है उसको गौर कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको? गौर। अब अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना ट्वीट लाइट। ये क्या है? ट्वीट लाइट। ठीक है, ये क्या है? ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ट्वीट लाइट सूर्य के उदय से पहले, सूर्य के उदय से पहले और सूर्य के यानी कि सूर्य अस्त के पश्चात, सूर्य के उदय से पहले यानी कि सूर्योदय के पहले या पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात जो अपने को कुछ वायुमंडल में सूर्य की किरणों से कुछ दृश्य दिखता है, जो धूल के कण होते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं? ट्वीट लाइट कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? ट्वीट लाइट। अब ये ट्वीट लाइट जिन जिन स्थानों पे जैसे जैसे जितने डिग्री अक्षांशों पे दिखता है उसको अलग अलग नाम दिया गया। उसको क्या दिया गया? अलग अलग नाम। तो पहले तो ये ट्वीट लाइट है क्या? सूर्योदय, सूर्योदय से पूर्व, ध्यान रखना, सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त, सूर्यास्त के पश्चात, सूर्यास्त के पश्चात जो धूल के कण दिखाई देते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं?
ट्वीट लाइट कहते हैं। अब इनकी स्थिति भी किस किस स्थिति में कैसे कैसे दिखाई देते हैं और इनको क्या कहते हैं, ठीक है। जब ये सबसे पहले 6 डिग्री पे दिखते हैं, 6 डिग्री पे, तो इनको नागरिक ट्वीट लाइट कहते हैं, या सिविल कह देते हैं, सिविल, या क्या कह सकते हैं, सिविल ट्वीट लाइट। जब ये 12 डिग्री पे स्थित होते हैं तो इनको एक और नाम दिया गया है, या अपने नॉर्मल बोले तो समुद्री ट्वीट लाइट, समुद्री ट्वीट लाइट, ठीक है। और जब ये 18 डिग्री पे स्थित होते हैं तो इनको खगोलीय ट्वीट लाइट कहा जाता है, खगोलीय ट्वीट लाइट कहा जाता है, ठीक है। नागरिक यानी कि सिविल ट्वीट लाइट, समुद्री यानी कि न्यूटिकल, और खगोलीय एस्ट्रोनॉमी का, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्योदय से पूर्व 6 डिग्री पे स्थित कौन सी ट्वीट लाइट होती है, तो नागरिक, 12 डिग्री पे समुद्री और 18 डिग्री पे खगोलीय ट्वीट लाइट होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब ये अक्षांशों में अगर पूछा जाए कि किस दिशा में बनती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बनती है, ध्यान रखना। अक्षांशों पे अगर पूछा जाए कि किस दिशा में बनती है अक्षांशों में, तो पूर्व से पश्चिम की, पूर्व से पश्चिम की ओर बनती है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूर्व से पश्चिम की ओर बनती। तो ये थी अपनी ट्वीट लाइट, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बनती। अब अपने कुछ पृथ्वी और चंद्रमा से संबंधित कुछ स्थितियां पढ़ेंगे, जिसको उपभू अपभू कहते हैं, उपभू अपभू, ठीक है, या इसको अपोजी बोलेंगे, अपोजी, और इसको प्रियजी, इसको प्रियजी बोलेंगे, ठीक है। अब ये स्थितियां कब बनती, सबसे पहले बात करते हैं अपभू की। अपभू स्थिति कब होती है, जब चंद्रमा और पृथ्वी निकटतम दूरी पे स्थित होते हैं, जब चंद्रमा और पृथ्वी निकटतम दूरी पे स्थित होते हैं, जिसको अपभू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपभू। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी निकटतम दूरी पे स्थित होते हैं, निकटतम दूरी पे स्थित होते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। दूरी नहीं पूछेगा भी कितनी दूरी पे स्थित होते हैं, लेकिन आप लिख लो भी दूरी कितनी होती है, तो 3,64,104 किलोमीटर, 3,64,104 किलोमीटर। ये किसकी स्थिति होती है, उपभू की स्थिति होती है, या पेरिजी, निकटतम दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य। और अपभू इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी स्थित हो, के बीच में सर्वाधिक दूरी हो, सर्वाधिक दूरी हो, तो इसको क्या कहते हैं, अपभू या अपोजी कहते हैं। अब इसमें कितनी होगी, तो 4,06,696 किलोमीटर, 4,06,696 किलोमीटर। अगर इसकी बात करें उपभू, तो उपभू के समय में दीर्घ ज्वार आता है। चंद्रमा जब पृथ्वी के ज्यादा पास में होता है तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सर्वाधिक हो जाता है। इसी कारण
उपभू को अगर अपने बोले तो यहाँ पे दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है। और अगर अपने बात करें अपभू की तो इसको निम्न ज्वार या लघु ज्वार अपने कह सकते हैं। ये कैसी कंडीशन होती है, निम्न ज्वार या लघु ज्वार अपने कह सकते हैं। अगर अपने से पूछा जाए कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी कितनी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि औसत दूरी कितनी है। तो औसत दूरी है 3,84,403 किलोमीटर, 3,84,403 किलोमीटर, 3,84,403 किलोमीटर। तो अपने दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। उपभू या ब्रेजी, जब चंद्रमा और पृथ्वी निकटतम होते हैं, तो इसको उपभू कहते हैं, जिसमें दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है। और इसमें जो दूरी है वो 3,64,104 किलोमीटर है। उपभू जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी स्थित हो, ठीक है, इस समय निम्न ज्वार आता है और 4,06,696 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। और बात की जाए औसत दूरी की तो 3,84,403 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे कितने टाइम में पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश, देखिए चंद्रमा का वैसे खुद का तो प्रकाश है नहीं, लेकिन ये सूर्य से ग्रहण करता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे 1.34 सेकंड में पहुंचता है, 1.34 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है, यानी कि 1 मिनट 34 सेकंड में यहाँ पे यानी कि पृथ्वी पे पहुंचता है, ठीक है। तो ये तो स्थितियां थी चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य। अब अपनी बात करेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थितियां, सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थिति। उपसौर, अपसौर, उपसौर और अपसौर, इसके बीच में दो स्थितियां होती हैं, उपसौर और अपसौर। उसका मतलब यानी कि पीछे अपने पढ़ा यानी कि निकटतम। देखो ज्यादातर आपको कंफ्यूजन ऐसे होगा भी उप अप दोनों में आप क्या हो जाओगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो उप यानी कि नजदीक और अप यानी कि दूर। उप यानी कि नजदीक यानी कि अप यानी कि अपनति या अभिनति की बात करें अपने। अब उप सूर्य और पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी, निकटतम दूरी, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कितनी होती है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर, 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और ये स्थिति कब होती है, अपने उपभूमि तो वो स्थिति दीर्घ ज्वार में पड़ी थी। अब अपनी बात करते हैं कि उपसौर की स्थिति कब होती है, तो 3 जनवरी को। इसकी तारीख काफी बार पूछी गई है, तो ये स्थिति 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को ये स्थिति होती है। अब बात करते हैं अपसौर। अपसौर में क्या होगा, इनके बीच में सर्वाधिक दूरी होगी, इनके बीच में सर्वाधिक दूरी होगी। और कितनी होगी, 15.2 करोड़ किलोमीटर। और ये स्थिति कब होगी, तो 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। और ये स्थिति कब होगी, 4 जुलाई को होगी, ध्यान रखना। अब अपनी बात करते हैं कि इनके बीच में औसत दूरी कितनी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और
सूर्य के बीच में औसत दूरी की, तो इनके बीच में जो औसत दूरी होती है वो 14.9 करोड़ किलोमीटर होती। इनके बीच में जो औसत दूरी है वो 14.9 करोड़ किलोमीटर होती है। और सूर्य का जो प्रकाश है वो 8 मिनट 16 सेकंड में यानी कि पृथ्वी पर पहुंचता है। कितने टाइम में? 8 मिनट और 16 सेकंड में। 8 मिनट और 16 सेकंड में ये पृथ्वी पर पहुंचता है। ये अपनी सूर्य और चंद्रमा की सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थिति थी, उप यानी कि नजदीक। और ये कब होती है? 3 जनवरी को। अप यानी कि दूर ये 4 जुलाई को। और औसत है 14.9 करोड़ किलोमीटर। अब आपको ध्यान में रखना है कि सौर वर्ष, सौर माह और सौर दिन कौन सा होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सौर वर्ष, सौर वर्ष, सौर वर्ष और सौर माह और सौर दिन। अब ध्यान रखना 24 घंटों को तो क्या बोलते हैं? सौर दिन कहते हैं। 24 घंटों को सौर दिन कहते हैं। और जो सौर माह होते हैं वो 29 दिन का और 28 दिन का, 30 का और 31 दिन का होता है। ध्यान रखना 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है और 31 का। ठीक है। और सौर वर्ष की बात करें तो सौर वर्ष अगर औसत बात करें तो 365 दिन का। कितने दिन का? 365 दिन। ठीक है। तो ये अपना सौर वर्ष, सौर माह और सौर दिन की बात। ठीक है। तो आज के लिए अपना टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट अपने नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।